नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस समय कोरोना एक खतरनाक रूप लेता नजर आ रहा है और कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि पीएम ने भी कहा है कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और नेताओं से भी अपील की है कि अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। देश भर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामलों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजी है उसमें से सारी वैक्सीन जरूरतमंदों को नहीं लगाई गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने और मुंबई की मेयर ने भी कहा कि वैक्सीन की सप्लाई कम है और उनके पास स्टॉक कम है। केंद्र पर आरोप लगाया गया था और इसीलिए पलटवार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कि लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है ये कहकर कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की सप्लाई कम है, जबकि पूरी वैक्सीन का सदुपयोग भी नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी थी उसका भी 100% इस्तेमाल नहीं किया गया है। पलटवार करते हुए आंकड़े भी जारी किए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। मुझे पूरा 100% यकीन है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी महाराष्ट्र को जितना लगने वाला है उतना देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हो रही है। तो वो जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है कि भाई महाराष्ट्र को केसेस ज़्यादा है तो जल्द से जल्द दिया जाए या हफ्ते भर का डोज दिया जाए, ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है मुझे लगता है वो मैनेजमेंट का सिस्टम ठीक किया जाना ज़रूरी है। और जो राज्य में ज़्यादा संख्या है, जो राज्य में ज़्यादा ज़रूरत है, वो राज्यों को उस हिसाब से वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है। सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए हो रही इस सियासत के बीच अब राज्य सरकार में ही मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हमारी जरूरत अभी भी बनी हुई है और ये पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर है। पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पारस, ये वैज्ञानिक आधार पर जो दावा है ये कहने का क्या मतलब है? क्या समझा पाए हैं आदित्य ठाकरे अपने इस ट्वीट के जरिए, अपनी इस बात के जरिए? प्रशांत, जो मामला है वो अब गंभीर होता जा रहा है। जिस तरीके से मुंबई में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा मामले आ जाए हैं, उसी बीच जब अब सुबह हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के बीच पैनिक हुआ है कि वैक्सीन जो है, मुंबई में वैक्सीन की कमी है और इसी वजह से जिस तरीके से जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो मुंबई के लिए ये होता जा रहा है। इस बीच जो है सियासी जो खेल है वो भी तेज हो गया है। एक तरफ हर कोई एक दूसरे पर। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि अगर वैक्सीन नहीं रही तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ये एक बड़ा बयान है, जो इससे पहले भी कह रहे थे कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि केंद्र की ओर से किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी और वैक्सीनेशन की सप्लाई होती रहेगी, वैक्सीन की सप्लाई होती रहेगी। लेकिन वैक्सीनेशन बंद करने तक की बात कह दी गई है। अगर वैक्सीन की लगातार सप्लाई नहीं हुई तो
केंद्र से वैक्सीन की मांग भी की है। राजेश टोपे जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर वैक्सीन नहीं तो वैक्सीनेशन सेंटर महाराष्ट्र में बंद कर दिए जाएंगे। इसे लेकर लगातार सियासी बयानात आ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि गलत बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र की ओर से किसी भी तरह से सप्लाई नहीं रोकी गई है और जितनी वैक्सीन दी गई है उसका सही उपयोग भी नहीं किया गया है। कुछ आंकड़े स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी जारी किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि ये जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश है, लेकिन एक बड़ा दावा किया गया महाराष्ट्र सरकार की ओर से। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐलान कर दिया है कि अगर वैक्सीन नहीं दी गई तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रहेगी, लेकिन इस पर भी अब सियासी बयानात लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात तो ये कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन नहीं देगी केंद्र तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर देंगे। उन्हीं के अपने सर्वोच्च नेता पार्टी के शरद पवार कहते हैं कि ये झूठे आरोप है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं है। तो जनता हकीकत कैसे जानेगी? प्रशांत, देखिए, अब ये पूरा जो मामला है वो आरोप और प्रत्यारोप का दब गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जो वैक्सीन है वो अब बहुत कम होती जा रही है और सिर्फ 9 लाख डोजेज बचे हैं। पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 4000 वैक्सीनेशन सेंटर हैं और ये जो 9 लाख डोजेज है वो आज शाम या फिर कल दोपहर तक सारे डोजेज खत्म हो जाएंगे। जो अगला डिस्पैच आने वाला है वैक्सीनेशन का वो केंद्र सरकार की तरफ से 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आएगा। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज अगर ये डोजेज खत्म होते हैं या फिर कल दोपहर के डोजेज खत्म होते हैं तो एक हफ्ते तक महाराष्ट्र में जितने भी 4000 वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनमें वैक्सीनेशन सेंटर को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। तो और जब तक नई डिस्पैच नहीं आती है तब तक वैक्सीनेशन नहीं खुले जा सकते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को जो 15 से 20 अप्रैल तक आने के जो डिस्पैच का ऑर्डर था उसे वो आज या कल में ही महाराष्ट्र भिजवा सकें, ताकि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो रुके नहीं तो अगर ये जो डिस्पैच है वैक्सीनेशन के अगर वो 15 अप्रैल के बाद आते हैं तो एक हफ्ते तक पूरे महाराष्ट्र में जो 4000 वैक्सीनेशन सेंटर है उन्हें पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है विवेक, वो ये कि शरद पवार खुद ये कहते हैं कि इस तरह के आरोप अगर केंद्र पर लगाए जाएं तो ये गलत आरोप हैं, जबकि केंद्र से पूरा सहयोग समय पर मिल रहा है। ये एक सबसे अहम बात भी है कि जनता आखिर इन आरोपों को कैसे देखे, क्योंकि वैक्सीनेशन पर महाराष्ट्र सरकार पर लगे तमाम आरोपों के बीच महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे अपनी बात साफ कह रहे हैं कि केंद्र अगर वैक्सीनेशन सप्लाई नहीं करेगी, वैक्सीन सप्लाई नहीं होगी तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। में 5 दिन तक महाराष्ट्र में कोई स्टॉक नहीं बचेगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया को सभी वैक्सीनेशन सेंटर में ठप करना पड़ेगा। अगर 15 तारीख और 20 तारीख के दरमियान ही डिस्पैचेस अगर कंफर्म्ड है और वो उसको बदलना नहीं चाहते हैं तो जो आप बोल रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखना पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये एकदम एक्सीलरेटेड जो व्हीकल है, बहुत स्पीडली जो चल रही है, उसको एकदम रोकने वाला काम हो जाएगा। और मुझे लगता है ये रोकने वाला काम केंद्र सरकार ने नहीं करना है। उन्होंने सहयोग देके वैक्सीनेशन जो उन्होंने बढ़ाया है 10 लाख बढ़ाया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय का और भारत सरकार का, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। लेकिन ये डिस्पैच कल के कल हो जिससे कि हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू रहे, यही हमारी एक रास्त मांग है। थैंक यू। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कल के कल नया डिस्पैच होना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना वैक्सीन लिमिटेड 9 लाख ही बचा हुआ है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अब जब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि कल ही उन्हें अगले डोज की खेप चाहिए वरना वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ेंगे, किस तरह की बात उन्होंने तार्किक रूप से केंद्र के सामने रखी है, क्योंकि ये बड़ा विरोधाभासी बयान भी है वहीं की पार्टी के नेताओं की ओर से।
हाँ बिल्कुल जी प्रशांत, आपने देखिए पूरे मामले में एक तरफ जहां एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कहते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोरोना को लेकर जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, वो पूरी जो आंकड़ा है, जो डेटा उनके पास है, उसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। उसके आधार पर उनका कहना है कि महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में 4000 के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं। उनमें से आज की हालत ऐसी है कि सतारा, बुल्ढाना, सांगली, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े, क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये मांग करें कि हर हफ्ते उनको तकरीबन 40 लाख डोजेस वैक्सीनेशन की जरूरत है। अब देखिए आंकड़े के आधार पर ये हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे बात कर रहे हैं और आंकड़े के आधार पर ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से और जितनी स्पीड की तरीके से वैक्सीनेशन केंद्र सरकार हमें भेज रही थी, उसी के आधार पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, वैक्सीनेशन दी। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि जो अगला डिस्पैच, जो अगला हमारे पास वैक्सीनेशन का डिस्पैच आने वाला है, वो केंद्र सरकार के कागजों के हिसाब से 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि आज 8 तारीख है और कल, यानी कि अगर कल तक ये डिस्पैच नहीं आते तो एक हफ्ते तक महाराष्ट्र के जितने भी 4000 वैक्सीन सेंटर है उन्हें बंद करना पड़ेगा। और इसीलिए भी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांग की है कि कल ही नया वैक्सीनेशन का खेप भिजाया जाए, वैक्सीन का खेप भिजाया जाए। लेकिन इस वैक्सीन पर महाराष्ट्र सरकार पर लगे आरोपों से बौखलाए कांग्रेस ने भी केंद्र को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने केंद्र के आरोपों को जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करार दिया है। हिंदुस्तान की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो कछुए की जो चाल है उससे भी धीमी है। आज देश के युवा को दो तरफा पड़ रही है मार। एक तरफ नहीं तो मिल रही है वैक्सीन, दूसरी तरफ ना ही मिल रही है रोजगार। आज ग्लोबल एवरेज जो है 1 लाख के पीछे 8,900 लोगों को टीका लग रहा है, पर हिंदुस्तान में वो आंकड़ा 6,000 है। ये वक्त दंगल करने का नहीं है राज्यों के साथ, ये वक्त दंगल की बजाय मिलजुल कर टीकाकरण करने का है। लेकिन बड़े विरोधाभासी बयान महाराष्ट्र से ही निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी पर मचे इस सियासी घमासान के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार के आरोपों को उलट अब कोरोना पर केंद्र सरकार से राज्य की हर संभव मदद मिलने का दावा किया है। पारस दामा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, शरद पवार तो कह रहे हैं कि केंद्र से पूरी की पूरी मदद मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि केंद्र से मदद रोकी जा रही है, अब वैक्सीन खत्म है, वैक्सीनेशन बंद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता क्या हकीकत महसूस कर रही है? उन तक की पुख्ता बातें क्या पहुंच पा रही है? प्रशांत, ये पूरा सियासी खेल जो है ये वैक्सीनेशन के ऊपर शुरू हो गया है, जहां पे एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार से जो है उनको मदद नहीं मिल पा रही है, वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार कहते हैं अपने फेसबुक लाइव में जनता को संबोधित करते हुए कि जो है केंद्र से अच्छी तरीके से मदद मिल रही है और सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक से हो रही हैं। मगर इस बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो है वो मुंबई के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह लोगों में पैनिक देखने मिला, लोग जो हैं घबरा गए थे। उसी वजह से मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पे लोगों की भीड़ देखने मिली और लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। उस बीच जो है कोरोना के मामले हर रोज जो है 10,000 से पार हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस बीच अगर इस तरीके की स्थिति आती है कि मुंबई में वैक्सीनेशन जो है पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है, या केंद्र की तरफ से जो है राजेश टोपे जिस तरह कहते हैं कि 2 दिन में अगर वैक्सीनेशन जो टीका है वो नहीं आया तो उसे वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने की तक बात कही दी गई है। लेकिन अब जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है अगर वैक्सीनेशन मुहिम में इस तरह की सियासत होती रही, बयानबाजी होती रही। अब इसके उलट एक और अहम बात कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शरद पवार के बयान के बहाने ही अब महाराष्ट्र सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई है और साफ कर दिया कि केंद्र सरकार वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने दे रही है। आरोप और प्रत्यारोप को लेकर कोरोना के लेकर केंद्र सरकार मदद कर रही है नहीं कर रही है, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र उनकी पूरी से मदद करी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद चंद्रकांत पाटिल जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के। सर, आरोप लग रहे थे कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है कोरोना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में। ये आरोपों में कोई अर्थ नहीं है। ये पवार साहब जी का अभी फेसबुक लाइव पर जो लोगों से संवाद हुआ उसमें स्पष्ट हुआ।
और मेरा तो ये कहना है कि हर विषय को केंद्र पर डालना, तो राज्य भी केंद्र को चलाने को दो ना। हर विषय का अपना अपयश। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, राजधानी दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के नोएडा में नाइट कर्फ्यू, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है और आज रात 10 बजे से ही ये नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली से ही लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का नोएडा का ये इलाका, जिसमें लगातार मामले बढ़ते देखने के बाद एहतियात के तौर पर अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और नोएडा में अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, क्या कहा गया है इस पूरे और आदेश में? देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि जो दिल्ली से सटा जो गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश का, इसमें जिलाधिकारी ने मीटिंग करने के बाद अभी ये आदेश जारी किया है कि 5 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान जो कुछ ऐसी नियम और शर्तें रखी गई हैं जिसमें रात में काम करने वाले कर्मचारी और सब्जी और मेडिकल स्टोर की दुकान जो है, एसेंशियल सर्विस वाली जो सर्विसेज हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन वो सब रात में बंद हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी वो है जो कोरोना को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है जिलाधिकारी द्वारा, जिसमें अब गौतम बुद्ध नगर में 5 अप्रैल से लेके और 17 अप्रैल तक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जी, 17 अप्रैल तक के नाइट कर्फ्यू के ये फैसला किया गया है, लेकिन क्या कहा गया है कि क्या ये कर्फ्यू आगे भी बढ़ सकता है या 17 अप्रैल तक के ही फिलहाल के लिए ये आदेश है? देखिए, जो जिलाधिकारी का आदेश आया उसमें ये कहा गया कि जिस शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें जो नाइट कर्फ्यू लगाने का जो हक दिया गया है या निर्णय लिया गया है वो जिलाधिकारी का है। लेकिन जो अगर गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर इस जो नाइट कर्फ्यू को एक्सटेंशन कर लिया जाएगा। अगर कर्फ्यू अगर कोरोना नहीं बढ़ता है, कंट्रोल में रहता है, तो इस पे फिर आगे सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर फिर बात की जाएगी। जी अमित, क्या विस्तार से बताया गया है इस आदेश में कि किन किन लोगों को इसमें छूट होगी, राहत होगी, एसेंशियल सर्विसेज में कौन कौन आएंगे, कितने बजे से कितने बजे तक इन सेवाओं की राहत रहेगी? क्या विस्तार से समझाया गया है इस आदेश के साथ? देखिए, इस आदेश में ये भी बताया गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा, जिसमें दुकानें, खाद्यान्न पदार्थ वाली दुकान, फल सब्जी की दुकान, डेयरी, दूध, मांस मछली की दुकान, पशु चारा, फार्मेसिटी और दवाइयों की जो दुकान है, चिकित्सा दुकानें सब खुलेंगी और जो एटीएम खुले रहेंगे, बैंक खुले रहेंगे, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब खुली रहेगी, दूरसंचार की जो सेवाएं हैं वो सब खुली रहेंगी और जो पेट्रोल पंप है, सीएनजी है, ये सब रहेंगी। बिजली उत्पाद से उत्पन्न होने वाली इकाई चलती रहेंगी, कोल्ड स्टोर खुलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो एसेंशियल सर्विस से जुड़ी चीजें हैं वो सब इसमें खुली रहेंगी। जी, और ये एक बड़ी खबर भी है कि अब नोएडा में भी आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 17 अप्रैल तक के फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। बैठक के बाद बेहद अहम फैसला किया गया है। बहुत जरूरी सेवाओं को ही इसमें छूट होगी, लेकिन कर्फ्यू तोड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू का ऐलान नोएडा में। अमित, किस तरह की तैयारी इसके लिए प्रशासन ने की है कि नाइट कर्फ्यू भी अगर लागू रहे और व्यवस्था भी ज्यादा बाधित ना हो? एक बड़ा फैसला नोएडा में किया गया है नाइट कर्फ्यू का। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं को इसमें छूट होगी। जीवन के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं वो लगातार इसमें बगैर बाधा के जारी रहेगी, लेकिन लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि नोएडा में आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा और 17 अप्रैल तक यह जारी रहेगा। लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है इस बीच महाराष्ट्र के मंत्रियों की ओर से कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, वैक्सीन की कमी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। जावड़े ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहां तथ्य दिए गए हैं। राज्य को अब तक भेजी गई कुल कोरोना वैक्सीन की संख्या 1,06,19,190 है और खपत कुल महाराष्ट्र में 90,53,523 है, जिसमें 6% बर्बाद हो गई, यानी कि 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन। पाइपलाइन में वैक्सीन 7,43,280 और
देवेंद्र फडणवीस ने भी ये आरोप लगाया है, ट्वीट करते हुए कहा है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार इस पर सियासत कर रही है। केंद्र सरकार लगातार उन्हें पूरी सहयोग दे रही है, वैक्सीन के लिए डोज दी जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया और ट्वीट करते हुए लिखा है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सच्चाई सामने रख दी है। महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के बारे में झूठ फैला रहे हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बेताब हैं। राजनीति करना आसान है, लेकिन सुशासन में सुधार ही असल परीक्षा है। देवेंद्र फडणवीस का पलटवार महाराष्ट्र सरकार पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महाराष्ट्र में ही कोरोना की दिक्कत है और मामले अब दूसरे राज्यों में भी बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इसलिए सख्ती बढ़ा दी गई है। सभी शहरों में अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लोग जो आपसे इस बारे में अपना रिएक्शन दे पा रहे हो, क्या वो ये मानते हैं कि उनकी अपनी सबकी लापरवाही की वजह से ये नौबत आई है? ये जाहिर सी बात है, एक तो लोगों की लापरवाही, दूसरा सरकार की तैयारी। ये दो चीजें हैं जो आखिरकार हालात फिर वैसे ही बन गए। क्योंकि सरकार को अगर लॉकडाउन ही करना था, सरकार को शुरू से सरकार कह रही थी कि लॉकडाउन हमारा आखिरी विकल्प है, लेकिन पहले जो कंसंट्रेशन जो मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, रतलाम, पहले वो एक जगह जो थी वो आइडेंटिफाइड थी। 7, 8, 9 जगह पर ये कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था। तो सरकार ने उस समय सही कदम उठाए होते तो शायद ये पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की नौबत नहीं आती। अब हम आपको नज़ारा यहाँ दिखाते हैं कि हम भोपाल के हबीबगंज के सामने, देखिए अब हमारा कैमरा गया, उन्होंने अपने मास्क को ऊपर कर लिया। दरअसल लोगों की लापरवाही तो एक बड़ा कारण है ही अगर ये सारा कुछ फैला कोरोना, क्योंकि 4000 केस प्रशांत इस समय मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मास्क को लेके लोग लापरवाह रहते हैं। कुछ लोग मास्क को बिल्कुल जैसे समझते हैं ना कि मास्क पहनना तो ज़रूरी है ही नहीं। हम लोगों से पूछते हैं, सर आपसे बात कर सकते हैं हम? ये देखिए मास्क की बात हुई, आप दोनों मास्क क्यों नहीं पहने हो? मास्क लगाया सर हमने, मास्क लगाया हमने, एक्चुअली अभी नीचे आए हैं। हमने तो अभी आपको लगाते थे, आपके उतारते हुए नहीं देखा। अभी हम लोग जस्ट आया, मैं बहुत दूर से आया हूँ तो मेरे को थोड़ी अंदर से घबराहट हो रही है, इसलिए थोड़ा निकाल। देखिए आप पब्लिक प्लेस में खड़े हैं, मास्क पहनेंगे, आपकी सेहत के लिए अच्छा है और सबकी हिंदुस्तान की सेहत के लिए अच्छा है। ये देखिए प्रशांत, ये 4000 मामले लगातार आ रहे हैं। मैं आपको लोगों के बीच में दिखाता हूँ जो अवेयरनेस है वो कितनी है। कुछ लोग हैं जो बड़े संजीदगी के साथ बाजार में जब भी खड़े होते हैं तो मास्क पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जब कैमरा गया तो इन्होंने पहनना शुरू कर दिया है, फोन पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की तस्वीरें आम हो चुकी है, लोगों की लापरवाही, और इसीलिए कोरोना से ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन एक सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में भी मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज आखिरी दिन है। चौथे दौर की जोर आजमाइश में बीजेपी धुआंधार तरीके से प्रचार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नड्डा अलीपुर द्वार में रोड शो करते नजर आए। रोड शो के दौरान जेपी नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में परिवर्तन तय है, 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल को तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया। मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं इस गर्मी में, इस धूप में आप सबका उत्साह देख रहा हूं, वो सीधे बता रहा है कि बंगाल में इस बार 200 पार अलीपुर द्वार के बाद जेपी नड्डा कूच बिहार के मैकलीगंज में भी पहुंचे और यहां भी रोड शो उन्होंने किया। रोड शो के दौरान भारी भीड़ नजर आई। जेपी नड्डा अब चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और सीधे हमला ममता बनर्जी पर है। 10 तारीख को होना है चौथे चरण का मतदान और इसीलिए अलीपुर द्वार और कूच बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सड़कों पर नजर आए। रोड शो करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते दिखाई दिए। 44 सीटों पर मतदान, 10 तारीख को चौथे चरण का मतदान। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और 10 तारीख को जो मतदान है उसके प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसीलिए बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक सड़कों पर उतरे हैं, बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ममता जी के राज में टीएमसी के गुंडों ने यही किया है। हमारे 140 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। 100 का तर्पण मैंने खुद किया है। मेरे ऊपर खुद भी तो अटैक हुआ था। ये तो यहाँ की संस्कृति बना दी है ममता जी ने, और इसलिए इनको लॉक स्टॉक और बैरल के साथ इनको विदा करना ये बंगाल की जनता ने तय किया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए आज प्रचार करते नजर आए। योगी आज हुगली में रैली करते दिखाई दिए। रैली में योगी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हुगली के बाद वो हावड़ा में भी रैली करेंगे। योगी की हुगली में 2 और हावड़ा में 1 जनसभा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और आज शाम यह चुनाव प्रचार थम जाएगा चौथे चरण का। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 44 सीटों पर वोटिंग है। ममता दीदी हर एक बात में गुस्सा होती है, हर कार्य में गुस्सा होती है। भाजपा का कार्यकर्ता या बंगाल का कोई नौजवान, बंगाल का कोई नागरिक जय श्री राम बोलती है तो ममता दीदी बोलती है कि जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन बंगाल के नौजवानों का, बंगाल के नागरिकों का मैं अभिनंदन करूंगा। कल मैं दार्जिलिंग में था और दार्जिलिंग में भी, पहाड़ी में भी और यहाँ मैदान में भी एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम। मैं निवेदन करता हूं, आपने ममता दीदी की धमकी को दरकिनार करते हुए यहाँ मैं राम, जय श्री राम के नारे को एक मंत्र बना दिया है और जय श्री राम के इस मंत्र के बल पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सभी समस्याओं का समाधान करने वाली है। ममता बनर्जी ने जब मुसलमानों को एक मुश्त आने की अपील करी